कहानी की शुरुआत दो डॉक्टरों से होती है जो अलग अलग सर्जरी करने जा रहे होते हैं। इनमें से एक है जियोंग से ओक, जो एक मंदिर के पीछे छिपे ऑपरेटिंग रूम में एक कुख्यात गैंगस्टर किम डूबोंग के दिमाग से ट्यूमर निकालती है। उसके चारों ओर उसके आदमी खड़े होते हैं, लेकिन वह सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर लेती है। दूसरा डॉक्टर चॉय डॉकी है, जो एक आधिकारिक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता है। डॉकी अपनी सर्जरी पूरी करने के बाद एक पुलिस सार्जेंट से मिलता है जो ब्लैक मार्केट सर्जरी की जांच कर रहा है। सार्जेंट उसे ब्रेन सर्जरी का एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि ऐसी जटिल सर्जरी अस्पताल के बाहर करना लगभग नामुमकिन है। सार्जेंट के जाने के बाद जूनियर डॉक्टर डॉकी से पूछता है कि क्या वीडियो में दिखाई देने वाले हादसे ओके हो सकते हैं। डॉकी तुरंत एक महिला को फोन करता है और मिन नामक अवैध सर्जरी दलाल को खोजने के लिए कहता है। सेओक के सीक्रेट हॉस्पिटल में वह ऑपरेशन के बाद उठकर मरीज को चेक करती है जो ठीक हो रहा होता है। तभी ऑपरेशन में शामिल एक नर्स उसके पास आती है और कहती है कि उसने उसे योनशिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में देखा है। सेओक की जूनियर डॉक्टर यंगजू बताती है कि वह नर्स गैंगस्टरों द्वारा भर्ती की गई थी और अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जानी जाती है। फिर नर्स मरीज के नसों में एक लिक्विड डालती है। जब सेओक मरीज की ड्रेसिंग बदलने जाती है तो उसे वह बेहोश मिलता है। नर्स इस मौके का फायदा उठाकर सेओक को ब्लैकमेल करती है और पैसे मांगती है ताकि वह पुलिस को कुछ न बताए। सेओक चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लाती है और कहती है कि वह मान गई। डॉकी और मिसेज रा, जिससे उसने फोन पर बात की थी, उस दलाल से मिलते हैं जो सर्जरी के वीडियो के बारे में बात करता है। वह बताता है कि यह वीडियो उसे चीनी लोगों ने भेजा था जो उस सर्जन को खोज रहे हैं, लेकिन उसने सर्जन को ढूंढने का सिर्फ नाटक किया क्योंकि वह आमतौर पर ब्रेन सर्जरी से दूर रहता है। डॉकी और मिसेज रा वहां से चले जाते हैं और अब डॉकी को यकीन हो जाता है कि वह सर्जन से औखी है। उस रात डॉकी इंस्पेक्टर योम से मिलता है जो उसके पुराने शहर का जानकार होता है। योम डॉकी की तारीफ करता है कि वह उनके शहर का जीनियस था जिसने मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया था। अचानक डॉकी को असहज महसूस होता है और वह दवाई लेने के लिए बाथरूम की ओर भागता है। किम डूबोंग के लोग सर्जरी के सारे सबूत मिटाना शुरू कर देते हैं और सेओक को धन्यवाद देकर कहते हैं कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वे तैयार हैं। इसके बाद डॉक्टर हान सेओक की सहकर्मी किम की देखभाल के लिए कुछ दिनों तक उसके साथ जाती है। सेओक, यंगजू, एनेस्थेटिस्ट और नर्स ही वहां रह जाते हैं। सेओक यंगजू को एक आइस बॉक्स डॉ हान तक पहुंचाने को कहती है और उसे अंदर झांकने से मना करती है, लेकिन रास्ते में यंगजू खुद को रोक नहीं पाता और आइस बॉक्स खोलकर देखता है जिसमें सिर्फ कुछ चिप्स के पैकेट होते हैं। वह तुरंत कार घुमा लेता है। इसी बीच नर्स सेओक की पानी की बोतल से पानी पीती है और बेहोश हो जाती है। जब वह उठती है तो अपना बैग ढूंढने लगती है और उसे ऑन ऑपरेटिंग एरिया में बैग मिल जाता है, जहाँ से ओक अचानक उस पर हमला कर देती है और उसके गले में तार लपेट देती है। यंगजू वहाँ लौट कर सेओक को देखता है जो उसे मजाकिया अंदाज में पूछती है, फावड़ा कहाँ रखा है? मिसेज रा डॉकी के पास सेओक की तस्वीरें लेकर आती है जिसमें वह अपने रॉटवीलर कुत्तों के साथ खेल रही होती है। डॉकी मुस्कुराता है और रा कहती है कि वह और सेओक एक जैसे हैं। डॉकी अब उससे मिलने जाने पर विचार करता है। सेओक अब पाजू नामक छोटे शहर में अपने फार्मेसी में वापस आ गई है। जब वह काम से निकलती है तो सड़क के उस पार एक व्यक्ति को घूरते हुए देखती है जिसके पैर में एंकल मॉनिटर बंधा होता है। घर पर वह यंगजू को इसके बारे में बताती है। तभी अचानक उसे डॉकी का फोन आता है जो कहता है कि वह उससे मिलने आ रहा है। इस कॉल से सेओक घबरा जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉकी ने सेओक को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलवा दिया था। गुस्से में सेओक उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन अन्य डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। डॉकी उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि वह अब कभी भी किसी ऑपरेशन थिएटर में काम नहीं करेगी। सेओक बारिश में घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता। वर्तमान में डॉकी सेओक के पास आता है। कुछ छोटी बातें करने के बाद वह उसे ब्रेन सर्जरी वीडियो दिखाता है और कहता है कि उसने बहुत सुधार कर लिया है। फिर वह स्वीकार करता है कि वह ब्रेन स्टेम ग्लियोमा से पीड़ित है और चाहता है कि सेओक उसकी सर्जरी करे। जब सेओक गुस्से में पूछती है कि वह ऐसा क्यों करेगी तो वह कहता है कि पुलिस उसे खोज रही है। घर से निकलते समय डॉकी को फिर से दर्द का दौरा पड़ता है। वह दवा की शीशी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सेओक उस पर पैर रखकर उसे तोड़ देती है और पागलों की तरह हंसती है। यंगजू शोर सुनकर एम्बुलेंस को बुला लेता है क्योंकि डॉकी बेहोश होकर गिर जाता है। दूर से एंकल मॉनिटर वाला व्यक्ति सेओक के घर को घूरते हुए देख रहा होता है। फ्लैशबैक में सेओक की रेजिडेंसी के दिनों की झलक मिलती है। वह नोटिस बोर्ड पर लगी एक न्यूरो क्विज को हल करती है और तब उत्साहित हो जाती है जब उसे डॉक्टर चॉय डॉकी के अस्पताल वापस आने का नोटिस दिखाई देता है। डॉकी को एक अन्य डॉक्टर सॉन्ग के साथ दिखाया जाता है जो उसे जोंग सेओक के बारे में बताता है। वह सेओक को लूज कैनन बेकाबू तोप कहता है और कहता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। सेओक डॉकी के ऑफिस पहुंचती है और उस हफ्ते की न्यूरो क्विज दिखाती है। वह बताती है कि वह डॉक ही का तब से इंतजार कर रही है जब उसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था और उसने डॉक ही के कई रिसर्च पेपर्स याद कर लिए हैं। डॉक ही क्विज पेपर उसे वापस करता है जिस पर उसने परफेक्ट लिखा होता है। बाद में सेओक बारिश में दौड़ती है और डॉक ही से उसे स्टूडेंट के रूप में लेने की भीख मांगती है। वर्तमान में डॉक ही मिसेज रा से कहता है कि सेओक को ब्रेन सर्जरी से प्यार था और वह ऑपरेशन थिएटर में ही मरना चाहती थी। वह कहता है कि वह खुद भी अपनी जवानी में ऐसा ही था, लेकिन उसे यह समझना चाहिए था कि सेओक के पास आत्म नियंत्रण की कमी है। डॉक ही फिर डॉक्टर हान ह्योन हो से मिलता है जो सेओक की सहकर्मी है और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। हान ये बात सेओक को बताता है और उससे डॉक ही की सर्जरी करने का अनुरोध करता है। वह कहता है कि डॉक ही ने उसका मेडिकल लाइसेंस बहाल करने में मदद करने का वादा किया है, लेकिन सेओक कहती है कि यह बेकार
बेकार होगा क्योंकि उसे अब किसी भी अस्पताल में ऑपरेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसी रात वह गुस्से में रेजिडेंसी के दिनों के सारे पेपर्स जला देती है, जिनमें से कई पर डॉकी द्वारा परफेक्ट लिखा होता है। अगले दिन एंकल मॉनिटर वाला व्यक्ति सेओक की फार्मेसी में आता है। वह बताता है कि वह पिछली रात उसे देख रहा था और फिर उसे ड्रिंक पर चलने को कहता है। उसके जाने के बाद सेओक और उसकी सहकर्मी देखते हैं कि वह आदमी अपनी बड़ी बहन को पीट रहा है, जो लोकल रेस्टोरेंट की मालकिन है। वे दोनों ग्राहक बनकर उस रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि उसे रोक सकें। खाना खाते समय ह्योन हो का फोन आता है और वह सेओक से पूछता है कि क्या वह उसी रात एक नए मरीज की सर्जरी कर सकती है। वह तुरंत हाँ कह देती है। यंग जू से संपर्क करने की कोशिश में सेओक को कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि यंग जू उस तस्वीर को देख रहा होता है जिसमें सेओक, डॉकी और एक अन्य महिला होती है। यह तस्वीर सेओक ने पिछली रात जलाई थी। वह तस्वीर में दिख रही महिला से मिलता है, जो बताती है कि यह तस्वीर उस दिन की है जब सेओक ने पहली बार सर्जरी का नेतृत्व किया था। वह कहती है कि सेओक एक जीनियस थी, लेकिन साथ ही एक मूर्ख भी। फ्लैशबैक में सेओक गुस्से में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि डॉकी ने उसे बोस्टन के एक रिसर्च प्रोग्राम के लिए नहीं चुना और उसकी जगह हाँ उयोंग को भेजा। वह गुस्से में डॉकी के ऑफिस में घुस जाती है और हंगामा करती है, भले ही उयोंग की माँ वहीं बैठी होती है। डॉकी को सेओक का व्यवहार पसंद नहीं आता और वह उसे थप्पड़ मारता है। इसके बाद वह उसे सभी सर्जरी से प्रतिबंधित कर देता है। एक साल बाद एक डिपार्टमेंट हेड डॉकी की गैर मौजूदगी में से ओक को सर्जरी करने देता है। जब डॉकी वापस आता है तो वह सेओक को ऑपरेशन थिएटर से जबरन बाहर फेंक देता है। वर्तमान में सेओक का नया मरीज कभी आता ही नहीं। जब वह और ह्योन हो वहां से निकलते हैं तो वह डॉकी को कार में बैठा देखती है और समझ जाती है कि इसमें जरूर उसी का हाथ है। डॉकी बताता है कि उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी में उसके लिए जगह पक्की कर दी है, जहां वह जितनी चाहे सर्जरी कर सकती है। शर्त यह है कि उसे डॉकी की सर्जरी करनी होगी। सेओक फिर से मना कर देती है, लेकिन डॉकी को भरोसा है कि वह उसे मनवा लेगा। मिसेस रा, जो डॉकी को ड्राइव कर रही होती है, उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। यंग जू और सेओक फिर रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां एंकल मॉनिटर वाला आदमी उसे घूरते हुए देखता है। दूसरी ओर डॉकी अमेरिका में रहने वाले एलन से बात करता है। वह एलन से कहता है कि उसकी दवा की आखिरी शीशी बची है और एलन उसे बताता है कि वह जल्द ही आएगा। उस रात सेओक देखती है कि एंकल मॉनिटर वाला आदमी उसके घर को घूर रहा है। वह बाहर जाती है और समझ जाती है कि वह ऐसा काफी समय से कर रहा है। तभी दो लोकल आदमी वहां से गुजरते हैं और उसे बातचीत करने लगते हैं। वे बताते हैं कि रेस्टोरेंट को बेचने की तैयारी हो रही है, क्योंकि एंकल मॉनिटर वाला आदमी अपनी बहन से पैसे मांग रहा है। सेओक अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट को खोने से नाराज हो जाती है और उस आदमी को मारने की योजना बनाती है, लेकिन यंग जू उसे रोक लेता है। सेओक अगले दिन फिर रेस्टोरेंट जाती है और देखती है कि वह आदमी अब एंकल मॉनिटर नहीं पहन रहा है। वह उससे बात करता है और अगले दिन ड्रिंक पर जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन सुबह सेओक कुछ पिल्स को पीसकर एक ड्रिंक में मिला देती है। वह आदमी जब साइकिल पर होता है तो सेओक उसे लिफ्ट ऑफर करती है। वह ड्रिंक पीता है और फिर वे दोनों सेओक के घर चले जाते हैं। जल्द ही वह आदमी बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को सेओक के प्लास्टिक से ढके लिविंग रूम में बंधा हुआ पाता है। सेओक मुस्कुराकर कहती है सब ठीक है और फिर चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। सेओक जब बॉडी को जंगल में ले जाती है तो वह यंग जू को फोन करके घर जाकर सफाई करने के लिए कहती है। यंग जू घर जाकर उस आदमी का सारा सामान जला देता है। उसकी आईडी कार्ड से पता चलता है कि उसका नाम क्वन सिन ग्यू है। फिर यंग जू फर्श के धब्बे साफ करने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक पुलिस वाला सामने के आंगन में जलती आग देखकर घर की ओर बढ़ता है। जंगल में सेओक को महसूस होता है कि कोई आसपास है। वह तुरंत हमले के लिए कूद पड़ती है, लेकिन पता चलता है कि वह व्यक्ति डॉकी ही है। हाइपर नाइफ के एपिसोड 3 की शुरुआत से ओक के रेजिडेंसी के दिनों से होती है, जहां से ओक के पास एक बच्चा आया था जो अपने पिता को इलाज के लिए लाया था। उसे पता चलता है कि डॉकी को अपने दोस्त म्योंगजिन की सर्जरी करनी थी। जब डॉकी अपने दोस्त से मिला तो वह मुस्कुरा रहा था, जो कि बहुत कम देखने को मिलता था। आमतौर पर डॉकी अक्सर गंभीर या उदासी दिखाई देता था, लेकिन उस दिन वह खुलकर मुस्कुरा रहा था। यही वजह थी कि सेओक को लगा कि डॉकी कुछ छुपा रहा है। सर्जरी की जिम्मेदारी डॉकी के हाथ में थी, लेकिन सेओक को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। आमतौर पर ऐसी बातें उसे ही बताई जाती थी, लेकिन इस बार डॉकी ने अपने दोस्त को सर्जरी में असिस्टेंट बनाने का फैसला किया। यह देखकर जंग सेओक को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में सेओक ने एक चाल चली और अपने दोस्त को यह कहकर बाहर कर दिया कि उसका पेट खराब हो गया है। इसके बाद सेओक ने खुद डॉकी की सर्जरी में असिस्टेंट बनने का फैसला कर लिया, जिससे डॉकी चौंक गए। सर्जरी के दौरान जब जंग सेओक ने चोई डॉकी को स्कैल्पल दिया तो गलती से या शायद जानबूझकर उसने डॉकी के हाथ को घायल कर दिया। इसलिए चोई डॉकी को ऑपरेशन छोड़ना पड़ा और पूरी सर्जरी की जिम्मेदारी जंग सेओक ने संभाल ली। सर्जरी हमेशा की तरह बहुत ही सफल रही। बाद में जब सेओक ने इस बारे में डॉकी को बताया तो डॉकी ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। यहीं से सेओक ने चोई डॉकी से साफ साफ कह दिया कि उसे पता है कि डॉकी असल में क्या योजना बना रहा था, उस इंसान की जान लेने के लिए जिसे वो अपना दोस्त कहता था। सेओक को भी लगा कि वह व्यक्ति चोई डॉकी का दोस्त नहीं था, बल्कि उसका दुश्मन था। डॉकी को उस आदमी से इतनी नफरत थी कि वह उसकी जान लेना चाहता था। यही कारण था कि चोई डॉकी ने सेओक को अपने साथ आने की इजाजत नहीं दी। डॉकी ने कहा कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है और सेओक की इन दलीलों को नकार दिया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डॉकी ने सेओक को एंकल मॉनिटर वाले शख्स का शव दफनाते हुए पकड़ लिया, लेकिन उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने उसकी मदद की पेशकश की, लेकिन सेओक ने मना कर दिया। डॉकी ने चिंता जताई कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे जेल हो सकती है, लेकिन सेओक ने कहा कि उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और वह जेल जाने से बेहतर आत्महत्या करना पसंद करेगी। इसके
बाद उसने डॉक ही पर सर्जरी करने से फिर से इनकार कर दिया। इस वजह से डॉक ही को सेओक पर बहुत गुस्सा आया। कुछ समय बाद डॉक ही को मिसेस रा का फोन आया और उसने उसकी लोकेशन के बारे में पूछा, लेकिन डॉक ही मिसेस रा को वहाँ एएन से भी मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि सेओक असल में क्या कर रहा था। फिर अगले दिन पुलिस उस दुकान पर पहुंची जहां सेओक ने उस आदमी की जान ली थी। दुकान के मालिक को भी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था, और जब पुलिस ने सेओक से पूछा वह आदमी कहाँ है, तो सेओक ने झूठ बोला कि उसे कुछ नहीं पता। कुछ समय बाद सेओक को अपने फार्मेसी से सूचना मिली कि वहाँ पर छापा मारा गया था। ठीक उसी समय ह्यून हो के क्लिनिक पर भी छापा पड़ा और उन दोनों का प्रैक्टिस लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। जैसा कि जंग सेओक को शक था, ये सब कुछ चोई डॉकी ने ही करवाया था। गुस्से में सेओक ने डॉकी को फोन किया और उसने डॉकी से कहा कि वह तुरंत इन सभी चीजों को खत्म करे ताकि उसका और डॉक्टर हान का प्रैक्टिस लाइसेंस फिर से बहाल हो सके। लेकिन डॉकी ने कहा, अगर मुझसे बात करनी है तो सीधे बुसान के इवेंट में आओ। गुस्से में सेओक ने डॉकी का पीछा करते हुए बुसान तक उसका पीछा किया। फिर डॉक्टरों को सम्मानित करने वाले एक बड़े मेडिकल अवार्ड समारोह का दिन नजदीक आ गया। यह एक ऐसा इवेंट था जहां डॉक्टर्स को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता था, और आमतौर पर इस अवार्ड का सबसे बड़ा सम्मान डॉकी को ही मिलता था। इस बार सेओक भी वहां मौजूद थी। जब सेओक टॉयलेट गई तो उसने 3 लोगों को अवार्ड शो के मालिक के बारे में बात करते सुना। उन्होंने बताया कि अवार्ड शो के मालिक नाना इचिदा का बेटा गंभीर रूप से बीमार था और कोई भी डॉक्टर उसकी सर्जरी करने को तैयार नहीं था। यह सुनकर जंग सेओक के दिमाग में तुरंत एक योजना आ गई। उसने अवार्ड सेरेमोनी की फाउंडर इचिदा से संपर्क किया। सेओक को पता चला कि इचिदा के बेटे को ब्रेन ट्यूमर है और यह सर्जरी इतनी खतरनाक है कि कोई भी इसे नहीं कर सकता। इसीलिए सेओक ने इचिदा को उसके बेटे की दुर्लभ सर्जरी करने की पेशकश की। सेओक ने इचिदा को उसके द्वारा की गई सर्जरी का वीडियो दिखाया और कहा कि वह सिर्फ 4 घंटे में उसके बेटे की सर्जरी पूरी कर देगी, लेकिन इसके बदले में सेओक चाहती है कि इचिदा डॉकी को वह अवार्ड न दे जिससे सबके सामने उसकी बेइज्जती हो, और सेओक यही तो चाहती थी। यह सुनकर इचिदा ने सेओक को मना कर दिया। रात के समय बड़े मेडिकल अवार्ड समारोह का आयोजन शुरू हुआ। यह एक प्रतिष्ठित इवेंट था जहां बेहतरीन डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाता था। इस दौरान इचिदा ने डॉकी से मुलाकात की और पूछा, तुमने आज सेओक को अपने साथ क्यों नहीं लाया? हमेशा तो तुम उसे इंट्रोड्यूस करते हो। लेकिन चोई डॉकी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जंग सेओक की स्किल्स पर मुझे पूरा भरोसा है। उसकी काबिलियत यहाँ मौजूद किसी भी डॉक्टर से 100 गुना बेहतर है। इसके बाद इचिदा ने सेओक से मुलाकात की और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 4 घंटे का समय देती हूँ। तुम्हें मेरे बेटे की सर्जरी करनी होगी। फिर डॉक्टर हान को इसकी जानकारी दी गई और वे यंग जू के साथ तुरंत निकल गए। इचिदा ने खुद जंग सेओक और यंग जू के लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम किया। फिर वे अस्पताल पहुंचे। इचिदा ने जंग सेओक से सर्जरी को बहुत अच्छे से करने की विनती की। जंग सेओक ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के दौरान थोड़ी दिक्कत आई जब मरीज को अचानक ब्लड की जरूरत पड़ी। यह सुनकर इचिदा घबरा गई और सेओक पर गुस्सा करने ही वाली थी, लेकिन आखिरकार ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसके बाद सेओक समारोह में पहुंचती है। जब विनर्स का ऐलान हुआ तो सब चौंक गए। नाना इचिदा ने अपना वादा निभाया और डॉकी को कोई भी अवार्ड नहीं मिला। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इचिदा ने डॉकी को एक इशारा किया जिससे डॉकी को समझ में आ गया कि यह सब जंग सेओक का प्लान था। अवार्ड सेरेमनी के बाद सेओक से एक शख्स मिलने आया। यह वही शख्स था जिससे सेओक कुछ साल पहले मिली थी, कीयोंग, जो कि म्योंगजिन का बेटा था। कीयोंग ने बताया, सर्जरी के 1 महीने बाद मेरे पिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उन्होंने अचानक मुझे फोन किया और कहा कि वह अब आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। इसके बाद से कीयोंग को आज तक अपने पिता का कोई सुराग नहीं मिला। कीयोंग के अनुसार उसके पिता से आखिरी बार जो मिला था वह डॉकी ही था। सेओक ने फौरन सोचा, ये तो सुनहरा मौका है डॉकी की इमेज को और खराब करने का। उधर डॉकी को डिटेक्टिव्स ने कॉल किया। उन्होंने डॉकी से कहा कि उन्हें एक ऐसी जगह चलना होगा जहां से ओक और उसके साथियों द्वारा गलत तरीके से सर्जरी की जा रही थी। जब डॉकी की मुलाकात से ओक से हुई तो उसने कहा, मुझे सब कुछ पहले से पता था और मैंने ही नाना इचिदा को सर्जरी के लिए राजी किया था। इसके बाद सेओक ने डॉकी की बेइज्जती पर खुशी जताई। उसने उसे सर्जरी के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसने उसी दिन म्योंगजिन के बेटे कीयोंग से मुलाकात की थी। उसने डॉकी से पूछा कि क्या उसके पिता को आपने मारा? इस पर डॉकी ने साफ मना कर दिया और कहा, इस मामले में दखल मत दो। फिर सेओक ने पूछा कि उसने उसे कैसे मारा, लेकिन डॉकी ने इनकार कर दिया और कहा कि म्योंगजिन उसका दोस्त था। तब सेओक ने दावा किया कि अब उसे समझ आ गया कि डॉकी ने उसे बॉस्टन क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डॉकी म्योंगजिन को खत्म करने की योजना बना रहे थे और इसी वजह से उन्होंने उसका करियर बर्बाद कर दिया। डॉकी ने कहा कि यह सब बकवास है और तुम एक बेकार इंसान हो, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि डॉकी को उस जगह के बारे में पता चल गया जहां से ओक ने गैंगस्टर की सर्जरी की थी और पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। वहां की जांच पड़ताल करने पर उन्हें उस नर्स की बॉडी वहां मिली जो कभी डॉकी के साथ काम कर चुकी थी, और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है जब सेओक काम से लौट रही थी। असल में उसे उसी रात फिर से काम पर लौटना था और डॉकी के साथ सर्जरी करनी थी, लेकिन अचानक उसने आने से मना कर दिया। बाद में जब एक नर्स ने उसे कमरे में जाकर देखा तो सेओक वहां नहीं थी। अगले दिन डॉकी और यू योंग ने सेओक के घर जाने का फैसला किया। जब उन्होंने सेओक को देखा तो उसके चेहरे और गले पर कई गहरे घाव और चोट के निशान थे। डॉकी ने गौर किया कि सेओक के स्टोर रूम में अजीब सी हलचल थी। डॉकी ने सेओक से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? तुमने अचानक स्टोर रूम
रूम का सारा सामान क्यों निकाला? लेकिन सेओक ने कुछ भी सच नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं फिसलकर गिर गई थी, इसीलिए ये चोट और निशान है। हालांकि डॉकी को यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब डॉकी स्टोर रूम में गया तो वहाँ उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिली। सेओक ने बताया कि उसने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। असल में जब सेओक घर लौट रही थी तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा था और उसे हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सेओक ने अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को मार डाला, लेकिन डॉकी को इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, तुम ये सब खुद ही संभाल सकती हो, है ना? यही सुनकर सेओक को यकीन हो गया कि डॉकी भी उसी की तरह एक साइकोपैथ है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। पुलिस ने उस जगह की जांच शुरू कर दी जहां नर्स की लाश मिली थी। वहां पर उन्हें बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए हुए सर्जिकल ड्रग्स भी दफन मिले। जिज्ञासा के चलते सेओक और यंगजू उस जगह को देखने पहुंचे। वहां जब सेओक ने डॉकी को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि डॉकी अवार्ड न मिलने का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। इसी बीच डॉकी और यू योंग डिटेक्टिव्स से बात कर रहे थे। डॉकी सेओक से मिला और पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें कोई डर नहीं कि अगर सच्चाई सामने आई तो तुम पकड़ी जा सकती हो? लेकिन सेओक ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस म्योंग जिन की सच्चाई जानना चाहती हूँ, क्योंकि म्योंग जिन कियोंग का पिता था। सेओक ने वादा किया कि मैं सबूत लाकर साबित करूंगी कि डॉकी ने ही म्योंग जिन की हत्या की थी। दरअसल सेओक को इस बात का शक इसलिए हुआ क्योंकि सर्जरी के बाद उसने डॉकी के चेहरे पर म्योंग जिन के प्रति गुस्सा और नफरत देखी थी। उधर डिटेक्टिव्स को नर्स की डेड बॉडी पर जानवरों के बाल मिले। जब उन्होंने डॉकी को वह सबूत दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह सेओक के कुत्ते का हो सकता है। अब सेओक की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद सेओक और कियोंग मानसिक अस्पताल गए जहां म्योंग जिन को भर्ती किया गया था। वहां के प्रभारी ने बताया कि म्योंग जिन की जगह कोई और आदमी वहां रह रहा था और उसे अक्सर एक आदमी मिलने आता था। जब सेओक ने डॉकी की तस्वीर दिखाई तो प्रभारी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे मिलने वाले का चेहरा याद नहीं है। इस बीच डॉकी को पता था कि सेओक कियोंग के पिता का सच पता लगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए डॉकी ने उसके हर कदम पर अपने आदमियों से निगरानी करवाई थी। जब सेओक ने कियोंग के पिता की दवाइयों के पर्चे की जांच की तो पाया कि दी गई दवाइयां बहुत खतरनाक और गलत थी। इन दवाओं का बीमारी से कोई संबंध नहीं था, इसलिए कियोंग को यकीन हो गया कि उसे और उसके पिता को धोखा दिया गया है। गुस्से में आकर कियोंग ने नर्स पर चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने हमसे सिर्फ पैसे के लिए झूठ बोला। इस दौरान मरी हुई नर्स के शरीर पर मिले बालों की जांच पूरी हो गई थी और ये बाल सेओक के कुत्ते के ही थे। उधर कियोंग का गुस्सा और बढ़ गया। कियोंग ने समझ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया है। सेओक ने कियोंग को बाहर जाकर इंतजार करने को कहा और नर्स के हाथ पर आई चोट पर पट्टी बांधने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी सेओक की नजर उस नर्स की अंगूठी पर पड़ी। ये वही अंगूठी थी जो कियोंग के पिता पहना करते थे। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी। कियोंग का गुस्सा फूट पड़ा जब उसे पता चला कि उसके पिता की अंगूठी बेपहचान नर्स के पास थी। गुस्से में बेकाबू होकर कियोंग ने नर्स को खींचकर बाहर ले जाकर जमकर पीटा। सेओक ने दोनों को रोकने की कोशिश की पर नाकाम रही। अचानक दोनों झगड़ते झगड़ते खाई में गिर गए। जब सेओक ने नीचे जाकर देखा तो नर्स की मौत हो चुकी थी। हालांकि कियोंग की सांसें चल रही थीं, लेकिन वह कोमा में जा चुका था। मामला बहुत बिगड़ चुका था, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सेओक सीधा डॉकी से मिलने जा पहुंची। साथ में वह अंगूठी भी लेकर गई। सेओक ने पूछा, क्या तुमने वाकई कियोंग के पिता की हत्या की थी? लेकिन डॉकी ने कुछ भी कबूल नहीं किया और कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। फिर जब सेओक ने सच उगलवाने की कोशिश की तो डॉकी ने बहाना बनाकर मुलाकात खत्म कर दी। उसी रात डॉकी गुप्त रूप से एक गोदाम में गया। वहाँ डॉकी ने एक सफेद कार खड़ी की थी जो कियोंग के पिता की पुरानी कार थी। कार के दरवाजे पर ऐसा केमिकल लगाया गया था जिससे इंसान बेहोश हो जाता था। तभी हम देखते हैं कि कियोंग के पिता बेहोशी में बड़बड़ाने लगे और फिर अचानक गायब हो गए। सेओक का शक सही निकला। डॉकी को कियोंग के पिता से कड़ी नफरत थी। इसके बाद डॉकी ने वही केमिकल डिटेक्टिव की कार के दरवाजे पर भी लगाया। जब डिटेक्टिव ने कार खोली और अंदर बैठा तो वह सूंघते ही बेहोश हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉकी तो सेओक से भी ज्यादा खतरनाक साइकोपैथ निकला। अब आगे क्या होगा? क्या डॉकी का सच सामने आ पाएगा? जानने के लिए देखिए